हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं जो हमारी एक सीरीज चल रही थी उसी का ही नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको हम किन्हीं दो वाक्यों के शब्दों को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। अब वो शब्द भी हो सकते हैं या फिर वो एक वाक्य भी हो सकते हैं। तो दो वाक्यों को, दो शब्दों को, दो शब्दांशों को, इनको जोड़ने का जो काम करते हैं वो शब्द कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय नाम से बहुत टफ लगता है ना सुनने में कि अरे ये तो बहुत भारी चीज है, समझ में नहीं आ रहा क्या होता है। तो अगर इसको इंग्लिश में समझोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इंग्लिश में कि क्या होते हैं कंजंक्शन? किन्हीं भी दो वर्ड्स को, किन्हीं भी दो क्लॉजेस को, किन्हीं भी दो क्लॉज को या किसी भी दो फ्रेज को जब हम कनेक्ट करने का काम करते हैं तो उसके लिए हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं। वो वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, या जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो ये भी क्या है? ये भी एक अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या? जो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था, विकारी, अविकारी। विकारी कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी भी कर्ता के अकॉर्डिंग, किसी भी वचन के अकॉर्डिंग, किसी भी लिंग के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें विकार नहीं, यानी जिनमें चेंज नहीं होता है, उनको हम अविकारी कहते हैं। तो ये भी क्या है? अविकारी शब्द होते हैं, ये भी चेंज नहीं होते हैं। तो अविकारी में हम दो चीज पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ चुके थे क्रिया विशेषण, वो भी क्या होते हैं? एक अविकारी शब्द होते हैं। और नेक्स्ट हम समझने वाले हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ये भी क्या होते हैं? एक अविकारी शब्द होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एक तो इनकी परिभाषा, दूसरा इसके भेद देखेंगे, और साथ ही साथ एक और चीज भी है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ उसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर भी एक ऐसा टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक के ऊपर फिर क्या पढ़ेंगे, उसके बाद उसका बहुत डिटेल में वर्जन है, वो हम आने वाली क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। नाम से डेफिनेशन निकालते हैं। समुच्चय मतलब समूचे, पूरे समुच्चय मतलब एक ग्रुप में, एक सेंटेंस में क्या करता है? किसी दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जिसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या होता है। वह शब्द जो शब्दों, वाक्यों या फिर वाक्यांशों को जोड़ने का काम करे, उससे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं। एक दे रखा है शब्दों, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे, या फिर दो वाक्यों को भी जोड़ सकते हैं, दो वाक्य होंगे उनको जोड़ने का काम करेंगे, या फिर वाक्यांशों। वाक्यांशों मीन्स कि एक सेंटेंस के कुछ वर्ड्स मिलके एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। ऐसे ही शब्दांश में शब्दों का अंश। तो यहाँ पे वाक्यांश मीन्स कि वाक्यों का अंश लिया जाता है। एक पूरा सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में से कुछ वर्ड्स निकाल के उन दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम किसको यूज करते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय को यूज करते हैं। जैसे क्या दे रखा है? और, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, एवं, तथा, अन्यथा, ये सभी शब्द। अब ये शब्द क्या हैं? ये अविकारी शब्द है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसीलिए ये किस प्रकार का शब्द है, क्वेश्चन आ सकता है कि इसीलिए किस प्रकार का शब्द है, तो ये एक अविकारी शब्द है, यानी ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर हमारा कर्ता जो है कोई लिंग हो, स्त्रीलिंग हो गया, तो क्या हम इसीलिए का इसीलिए कर सकते हैं, इसीलिए कर सकते हैं, इसीलिए कर सकते हैं? नहीं, इसीलिए ही रहता है। चाहे क्रिया कर्ता कुछ भी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सारे अविकारी शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। तो ये हो गए। अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या? जैसे दे रखा है राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो शब्दों को जोड़ने का काम हो रहा है। कौन कौन थे? एक तो हमारे राम, दूसरे श्याम। ये दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो जब भी दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं, जिनको हम समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट, वर्षा समाप्त हो गई लेकिन धूप नहीं निकली। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दो वाक्य हो रहे हैं। एक तो वाक्य क्या हो रहा है? वर्षा समाप्त हो गई, ये एक वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है? धूप नहीं निकली, ये दूसरा वाक्य। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ गया? लेकिन शब्द आ गया। तो जब भी दो वाक्यों को जोड़ने की बात करेंगे तो भी क्या कर रहे हैं?
ये लेकिन को यूज करके हम दो वाक्यों को बना रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों यूज करते हैं, क्यों पढ़ना जरूरी है, वो भी हमको पता होना चाहिए। प्रैक्टिकली हमको सारी चीजें खुद के माइंड से ये भी सोचना है कि अच्छा ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसको हमें हमारी डेली लाइफ में कैसे कनेक्ट करना है, क्या जरूरी है इसको। तो ये चीज क्या करता है, ये जो समुच्चय बोधक है ये हमारी बातों को, हमारी लिखावट को और अच्छा कर देते हैं। कैसे, जैसे आप किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एक लाइन में लिख रहे हो, अब आपको लगता है कि नहीं मुझे दो लाइनों को जोड़ के, दो वाक्यों को जोड़ के लिखना है, तो उन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे शब्दों को यूज करते हैं जिससे हमारी जो लिखावट है वो और सुंदर दिखती है और सामने वाले को एक फ्लो में समझ में आ जाता है कि हम ये एक बात जो है ये कहना चाहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अलग अलग तरीके से होता है। कब हमको किसी कारणवश के लिए हम कह रहे हैं, कब हम किसी चीज में विकल्प दे रहे हैं, हम किसी चीज के बारे में ऑप्शन कह रहे हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग तरीके से हम इनको यूज करते हैं। तो उनको हम देखेंगे, जिसको हम किसकी सहायता से देखेंगे, भेद की सहायता से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझनी है कि समुच्चय बोधक होता क्या है। तो समुच्चय बोधक जिसमें हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो शब्दों को, दो वाक्यों को या फिर वाक्यांशों को जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के लिए जो बीच में जो काम आता है वो सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे, पहले देखते हैं इसके प्रकार के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण शब्द पढ़ने बहुत टफ लग रहा है लेकिन इसको इजी कर देते हैं। कैसे, इंग्लिश के माध्यम से। समानार्थी मतलब कि जब समान समान टाइप का कोई सेंटेंस होगा। समान समान मीन्स कि जो भी आप बात कर रहे हो वो समान स्तर की होगी। अगर शब्द होंगे तो दो शब्दों को जोड़ने का काम करेगा, वाक्य होंगे तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, या फिर वाक्यांश होंगे तो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करेगा। तो जब भी काम करेगा कैसे करेगा, दोनों सेम होंगे तब यूज कर रहेंगे। तो यहां पर एक बात देखनी है, अगर इसको आप इंग्लिश में समझोगे तो इसे क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं, ऐसे कंजक्शन होंगे जिसमें एक क्रिया होगी इधर, एक क्रिया होगी इधर। ठीक है, एक क्रिया यहां होगी, एक क्रिया यहां होगी। ठीक है, यहां पर कर्ता एक से ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कर्ता एक से ज्यादा हो सकते हैं और इनके बीच में क्या करेगा, एक कंजक्शन होगा जो उसको जोड़ने का काम करेगा। और अगर मैं उस कंजंक्शन को यानी मैं उस शब्द को अगर हटा दूं, समुच्चय बोधक अव्यय को अगर मैं हटा दूं तो दोनों वाक्यों को मैं अलग अलग लिख दूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा मैं बाजार गई और सब्जी लेकर आई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे बीच में ये जो शब्द है ये मेरा क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर मैं इस दोनों को सेंटेंस को, दोनों वाक्यों को अगर मैं अलग अलग लिख देती हूं तो समझ में आ रहा है, मैं बाजार गई। हाँ समझ में आ रहा है, मैं बाजार गई। दूसरा है सब्जी लेकर आई, ये भी समझ में आ रहा है, सब्जी लेकर आई। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कंजंक्शन को हटा दिया तो मैं दोनों बातों को अलग अलग बोल रही हूँ, अलग अलग आपको समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये बात कही जा रही है कि बाजार गए सब्जी लेकर आए, दो बातें हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, और लगा के अपनी बात को एक ही बार में कंप्लीट कर दिया, मैं बाजार गई और सब्जी लेकर आई। ठीक है, तो ये तो हो गए समानाधिकरण वाले, जिसमें क्या होगा, दोनों तरफ से समान समान होगा। दोनों तरफ में अगर बीच में से अगर मैं हटा दूं समुच्चय बोधक वाले अव्यय, अगर मैं उनको हटा दूं तो सेंटेंस दोनों समझ में आ रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ये वाली बात हो रही है, इसमें ये वाली बात हो रही है, कोई बात इनकम्प्लीट नहीं लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ऐसे वाक्य होंगे जिसमें जो आपका ये समुच्चय बोधक जो अव्यय जुड़ रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, ये जिसके साथ जुड़ रहा होगा उसमें बात आपको कंप्लीट नहीं लग रही होगी। कंप्लीट नहीं लग रही होगी मतलब कि एक वाक्य तो आपको इसमें सही समझ में आ रहा होगा, दूसरा नहीं आ रहा होगा। परिभाषा से इसको अभी देखेंगे, पहले बात करते हैं समानाधिकरण वाला, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया कि ऐसा वाक्य होगा जिसमें दो समान स्तर के चीजें होंगी और अगर इनमें से अगर हम हटा देते हैं समुच्चय बोधक अव्यय तो हम अपनी बात को पूरी तरीके से कह पा रहे होंगे। फिर बाद में मैं आपको एक प्रैक्टिस से भी बताऊंगी कि किस तरह से आप इस चीज को चेक कर सकते हो कि हाँ
इसमें जो ये अव्यय लगा हुआ है ये कैसा वाला है, समानाधिकरण वाला है या व्यधिकरण वाला है। बाय द वे इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समानाधिकरण को देखते हैं, इसके भी भेद होते हैं, इसकी भी परिभाषा होती है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है समुच्चय बोधक वाले समानाधिकरण वाले शब्द कैसे होते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो समान स्तर वाले होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समान स्तर यानी समान, या तो दो शब्दों को जोड़ रहे होंगे, दो वाक्यांशों को जोड़ रहे होंगे, या दो उपवाक्यों को। यहां पर एक नया वर्ड आ गया, उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है उसको समझो पहले। उपवाक्य और एक मैंने लिखा वाक्य। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य जिसमें हमेशा एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, ये जरूरी है। मतलब एक कर्ता और क्रिया के साथ आप क्या बोल सकते हो, उसको एक क्लॉज बोल सकते हो, एक उपवाक्य बोल सकते हो। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में क्लॉज, इसको हम क्लॉज कहते हैं। तो क्लॉज क्या होते हैं? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, उसके साथ आप एक सेंटेंस को बना सकते हो, एक वाक्य को बना सकते हो। जैसे आपने बोला वह सोता है, ठीक है, वह सोता है एक सिंपल वाक्य भी है, और वो उसको आप क्या बोल सकते हो? एक उपवाक्य भी बोल सकते हो। तो वाक्य और उपवाक्य में मैम क्या डिफरेंस है? तो वाक्य क्यों ना बोले इसको, बिल्कुल वाक्य भी बोल सकते हो, लेकिन वाक्य में क्या होता है? वाक्य में आप और चीजें भी उसमें ऐड कर देते हो। उसमें अब वाक्य बहुत तरीके के होते हैं जिनको हम वाक्य वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहीं पर हम इस उपवाक्य को भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझना है कि उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य एक सेंटेंस ही होता है, एक वाक्य ही होता है, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होना जरूरी है। बाकी कुछ हो चाहे ना हो, एक क्रिया और एक कर्ता उसमें होना चाहिए, तो वो होता है हमारा उपवाक्य। तो ये क्या करता है? किसी भी उपवाक्य को जोड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जिसमें क्या क्या आते हैं? जैसे और हो गया, एवं, या, ताकि, किंतु, परंतु आदि। इस तरह के और भी बहुत सारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? समानाधिकरण अव्यय होते हैं। उदाहरण देखते हैं। जब जैसे दे रखा है भरत और नीरज बाजार जा रहे थे। भरत और नीरज, यहाँ पे क्या है? दो शब्द हैं, भरत और नीरज। अगर मैं इस और को हटा दूं तो दोनों के लिए क्या बात हो रही है कि भरत बाजार जा रहा है, नीरज बाजार जा रहा है। अब दो दो बार नहीं बोला मैंने क्या बोला? भरत बाजार जा रहा है, नीरज बाजार जा रहा है। लेकिन दोनों को करने के लिए हमने क्या कर दिया? साथ में बोल दिया भरत और नीरज बाजार जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया? दोनों को हमने कंबाइन करके लिख दिया, कंबाइन करके बोल दिया, तो हम इजीली भी बोल दिया, सामने वाले को सही तरीके से समझ में भी आ गया। तो इसलिए हम समुच्चय बोधक अवयव को यूज करते हैं। नेक्स्ट है मुझे टीवी या फोन दे दो। मुझे टीवी दे दो, मुझे फोन दे दो। मैंने या को क्या किया है? मैंने या के लिए दो शब्दों को जोड़ने का काम किया है। तो ये क्या करते हैं? समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। उपवाक्य मतलब कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और वाक्यांशों मीन्स कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं, कुछ शब्द जो होते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समानाधिकरण। अब इसके भी क्या बना दिए? बहुत अलग अलग टाइप के प्रकार बना दिए हैं, जिनको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं? 4 भागों में अगर इनके भेद देखें तो पहला है संयोजक, संयोजन करने वाला। ठीक है, दूसरा है विकल्पक। विकल्पक मतलब जिसमें आपको चॉइस वाली होगी, या फोन या टीवी। जैसे ये क्या था? ये एक विकल्प था। नेक्स्ट है विरोधक। विरोधक में क्या होगा? विरोध करने के संबंध में होगा। ठीक है, फोर्थ है परिणामक। परिणामक मतलब परिणाम बता रहे, अगर रिजल्ट बता रहे होंगे कि ये हो गया क्योंकि ये चीज नहीं हो पाई थी, ये हो गया इसलिए ये नहीं हो पाया। तो जब भी हम किसी रिजल्ट की बात करेंगे तब हम परिणामक को यूज करेंगे। अब 1 बाय 1 इसको देखेंगे, समझेंगे, उदाहरण देखेंगे, और किस तरह से ये शब्द जो हैं दोनों तरह से यूज हो रहे होंगे। ये दोनों शब्द जो हैं समानाधिकरण में भी यूज होते होंगे और आपके व्यधिकरण में भी यूज होते होंगे। लेकिन आपको देखना है कि कब मेरा वाक्य जो है वो किस तरह से चल रहा है, देखेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले संयोजक। संयोजक क्या करता है? संयोजन करने का काम करता है, यानी कि मेल करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ कैसे रहे हम? जैसे हमने बोला भरत और राहुल या राजा कहाँ जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं। तो यहाँ पे भरत और राजन, इन दो के बीच की बात हो रही है। तो बीच में जो और लगा है ये क्या कर रहा है? संयोजन करने का काम कर रहा है, मतलब जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो समुच्चय बोधक दो शब्दों को, दो वाक्यों को
या मुख्य वाक्यों में संयोजन करने का काम करते हैं उनको हम संयोजक कहते हैं। जैसे और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, अर्थात हो गया, जो कि हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सभी शब्द जो होते हैं हमारे एक संयोजन का काम करते हैं। उदाहरण से देखते हैं, मैं और मेरी सहेली घर गए, मैं और मेरी सहेली, तो ये क्या है, दो के बीच में क्या कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब हमें क्या देखना है कि अच्छा ये वाक्य जो है, क्वेश्चन कैसे समझना है आपको, क्वेश्चन ये समझना है कि ये जो वाक्य दे रखा है इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, तो समुच्चय बोधक अव्यय है ये रहा हमारा और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, उनके बीच में संयोजन बिठा रहा है, मेल बिठा रहा है, तो ये हो गया और। नेक्स्ट देखो, गांधी जी ने सत्य तथा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कि एक तो सत्य का पाठ पढ़ाया और दूसरा किसका पाठ पढ़ाया, अहिंसा का। तो दो बातें थी, एक सत्य एक अहिंसा, दोनों को साथ में जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, तथा लगा दिया। अच्छा इसकी जगह और लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ये भी ठीक है। गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ये भी लिख सकते हैं। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस क्या हो रहा है, अब इसी को आपको ये भी देखना है कि अगर मेरा समानाधिकरण वाला, अगर ये मैं लिख रहा हूँ या मैं लिख रही हूँ, ये जो मेरा शब्द है ये समानाधिकरण है या नहीं है, ये कैसे पता करोगे, तो उसको पता करने के लिए क्या करना है, इसको हटा दो, और को हटा दो और अब बोल के देखो, जो भी आपका कर्ता है उस कर्ता के साथ क्रिया लगा के बोल के देखो, मैं घर गई, मेरी सहेली घर गई। ये गए हो गया ना, क्योंकि दो लोगों के साथ में यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने गए लगा दिया, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होती है। गांधी जी ने सत्य का पाठ पढ़ाया, गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है ना। हम कर्ता ले रहे हैं और कर्ता के साथ हम क्या कर रहे हैं, अपना जो भी शब्द है उसको यूज, जिन दो चीजों को यूज करना किया गया है, किसको, एक तो सत्य को यूज किया गया, एक अहिंसा को यूज किया गया, बाकी पढ़ाया क्या है, पाठ ही पढ़ाया है, तो क्रिया तो दोनों में कॉमन है। हमने क्या बोला, गांधी जी ने सत्य का पाठ पढ़ाया, गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दोनों बातें समझ में आ रही है, हाँ समझ में आ रही है भाई, सत्य का पाठ पढ़ाया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मैं घर गई, मेरी सहेली घर गई, तो जब मैंने इनमें से ये हटा दिए तो मेरे वाक्य मुझे क्या हो रहे हैं, सही सही समझ में आ रहे हैं। तो आपका मेन टारगेट आपको यही समझ के चलना है कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो उससे क्या समझ में आना चाहिए, इससे समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाला सेंटेंस जो है हमारा समानाधिकरण वाला है और कौन सा हमारा व्यधिकरण है। तो समानाधिकरण में ये जो कंजक्शन होंगे, ये जो आपके समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, इनको हटाने पर वाक्य जो है वो अपना पृथक पृथक अर्थ दे रहे हो, समझ में आ रहे हो। यहां से समझ में आ गया, ये है हमारे संयोजक वाले। नेक्स्ट आते हैं विकल्प। विकल्पक क्या होता है, विकल्पक मतलब कि विकल्प यानी कि चॉइस दे रहे होंगे। चॉइस कैसे देते होंगे कि ऐसे शब्द जो दो शब्दांशों, वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में क्या करते हैं, विकल्प प्रकट करते हैं, चॉइस प्रकट करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विकल्पक वाले संयोजक यूज करते हैं। जैसे क्या क्या हो गया, समुच्चय बोधक कौन कौन से, जैसे या, अथवा, चाहे, ताकि आदि। और आप इनके अगर अर्थ भी देखोगे तो आपको समझ में, इनके जो शब्द देखोगे आपको समझ में भी आ रहा है कि या, जैसे हम कैसे करते हैं, जब हमारे पास प्रश्न आता है, अगर प्रश्न पत्र में हमारे पास प्रश्न आता है तो क्या होता है, एक प्रश्न लिखा होता है, फिर उसके बाद अथवा लगा होता है, फिर दूसरा प्रश्न लगा होता है, तो उसमें क्या पूछते हैं, चॉइस ही पूछते हैं कि या तो ये करना है या तो ये करना है। ऐसे ही इंग्लिश में आता है तो क्या आता है, या तो एक क्वेश्चन होगा या और लगा के फिर नीचे क्वेश्चन आता है। तो उसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, एक विकल्प लेना है, या तो ये लेना है या तो ये लेना है। तो जब भी इस तरह से विकल्पक होते हैं तो जिसमें क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग समान स्तर की चीजें हैं, दोनों के नंबर भी अलग अलग होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन करोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे, नीचे वाला क्वेश्चन करोगे तो भी उतने नंबर मिलेंगे। तो दोनों के लिए क्या है, सारी कंडीशन सेम है, बस उनको जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक हमने समुच्चय बोधक अव्यय लगा दिया। तो कौन कौन से होंगे, या, जैसे तुम टीवी देखोगे या पढ़ाई करोगे, एक प्रश्न हल करो, पहला या दूसरा। अब इसमें क्या करना है, आपको वाक्य को देख के पहचानना है कि इसमें कौन सा हमारा अव्यय है। पहली चीज तो आपको पता है कि विकल्पक है, वो ठीक है, लेकिन आपको मेन जो समझना होगा, मेन आपको क्या समझना है एक वाक्य को देख के कि ये कौन सा वाला वाक्य है, समानाधिकरण वाला है या व्यधिकरण वाला है। अभी व्यधिकरण पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी हम समानाधिकरण देखते हैं। तो आप यहीं से ही चेंज कर मतलब क्लियर करना सीख लो कि कौन सा किसके लिए होता है, तो आपको ईजी हो जाएगा। या, ठीक है, तुम टीवी देखोगे, इसमें एक कर्ता है वो बोल रहा है टीवी देखोगे, या तुम पढ़ाई करोगे,
ऐसे ही बोल रहे हैं ना। तो दो बातें बोल रहे हैं, तुम टीवी देखोगे, तुम पढ़ाई करोगे। दोनों बातें समझ में आ रही हैं अलग अलग? हाँ, तुम टीवी देखोगे, तुम पढ़ाई करोगे, दोनों बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे समानाधिकरण वाले होंगे उनको अगर हम हटा देते हैं शब्दों को, उन शब्दों को अगर हम हटा दें तो हमको वाक्य पूरा समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, एक प्रश्न हल करो, पहला या दूसरा? पहला प्रश्न हल करो, दूसरा प्रश्न हल करो, ऐसे बोलते हैं। तो इसको भी हमने क्या बोला, अगर हम इस या को हटा देते हैं तो हमको इजीली समझ में आ रहा है कि पहले प्रश्न की बात हो रही है या तो फिर दूसरे प्रश्न की बात हो रही है। दोनों में से एक यूज करना है, एक को हमको हल करना है। तो ये हो गए हमारे विकल्पक वाले, जिसमें हमको क्या मिलते होंगे, चॉइस मिलती है, ये या तो ये, कॉफी लोगे या चाय लोगे। तो ये क्या है, दो हम क्या बोल रहे हैं, दो चॉइस दे रहे हैं, किसी के सामने हम दो ऑप्शंस रख रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा विरोधक। विरोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। समानाधिकरण मीन्स कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या दे रखा है, वह समुच्चय बोधक शब्द पहले कथन का विरोध करते हैं, यानी जो पहले लिखा होगा ना वाक्य उसका विरोध करते होंगे, उसके बारे में रिवर्स बोलते होंगे, ऐसे शब्द होते हैं, वह विरोधक कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। अब आप खुद सोचो, आप कोई बात बोलते हो, मैं कल आती लेकिन मेरे को कुछ काम था। तो यहां पर लेकिन मेरे को कुछ काम था, तो आपने क्या किया, आप आने वाले थे लेकिन आपको कुछ काम था इसलिए आप नहीं आ पाए। तो यहाँ पे आपने पहली बात का क्या किया, विरोध करते हुए बोला कि मैं आती लेकिन मेरे को कुछ काम था इसलिए मैं नहीं आई, मैं आती लेकिन मेरी कल परीक्षा थी इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले वाले वाक्य का दूसरे वाले वाक्य के लिए क्या बता रहे हो, विरोध बता रहे हो। यानी जो शब्द यूज कर रहे हो आप क्या कर रहे हो, पहला वाला जो वाक्य है उसके विरोध में, उसके रिप्लाई में कुछ बोल रहे हो, या देखा जाए तो रीजन दे रहे हो, सबसे बढ़िया रीजन दे रहे हो। क्या बोल रहे हो, सारिका हमारे घर आई किंतु मैं नहीं मिली। वो आई लेकिन मैं नहीं मिली। तो ये क्या कर रहे हो, पहले वाली चीज का जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, जस्ट विरोध हो रहा है उसका। तो इस तरह से आप यूज करते हो, ऑपोजिट बोल दो वो भी ठीक है। उसके पास पैसे थे लेकिन उसने पैसे नहीं दिए। उसके पास पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए। तो ये भी क्या है, ये आपके पास थी लेकिन आपने नहीं किया। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, आप किसी की चीज का अगर बोला जाए विरोध कर रहे हो, यानी कि रिवर्स कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। ठीक है, ऑपोजिट बोल सकते हो। ऑपोजिट बोलोगे ज्यादा बेटर लगेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा कि जब भी आप किसी चीज के ऑपोजिट बात करोगे तब आप किसको यूज करोगे, इन शब्दों को यूज करोगे, और इनको हम क्या बोलते हैं, विरोधक। जैसे सारिका हमारे घर आई। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो भी आपने ये अव्यय यूज किए हैं इनको हटा के देखो और वाक्य को फिर से बोल के देखो। मैंने किंतु को हटा दिया, अब मैं बोल के देखती हूँ, सारिका हमारे घर आई। वाक्य समझ में आ रहा है, मैं नहीं मिली, मैं नहीं मिली, ये भी समझ में आ रहा है। उसके पास पैसे थे, ये वाक्य भी समझ में आ रहा है। उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब उसने किसने, जिसके बारे में हम बात करें। अगर मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं मोहन के पास पैसे थे लेकिन उसने नहीं दिए, तो यहाँ पे हम उसने नहीं दिए, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे, मोहन के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है बात कि भाई पैसे थे बट पैसे नहीं दिए। तो ऐसे वाक्य क्या है, इन अगर हम इन समुच्चय बोधक अवयव को अगर हम हटा दें तो हमको वाक्य पूरा पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तो विरोधक यानी कि ऑपोजिट। नेक्स्ट आता है परिणामक। परिणामक क्या होते हैं, परिणाम लिखा है, इसको परिणामक कर देते हैं। परिणामक यानी जिसमें आपको रिजल्ट मिलता है, जिसमें आपको बताया जाता है, परिणाम मिलता है। तो ऐसे शब्द जो पूर्व कथन के, जो इससे पहले वाला जो वाक्य होगा, क्योंकि हमेशा दो वाक्य दो शब्दों के बारे में बात हो रही होगी, तो पहले वाले कथन के परिणाम का बोध कराएंगे, मतलब उनका रिजल्ट बताएंगे, तब हम यूज करते हैं। जैसे इसीलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं तो, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो दूसरे पहला वाला जो वाक्य है उसके बारे में हमको क्या बता रहे होंगे, उसका रिजल्ट बता रहे होंगे, परिणाम रिजल्ट बता रहे होंगे। इससे पहले वाला ऑपोजिट था जो उसके विरुद्ध बात कर रहा होगा। ठीक है, जैसे बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। बड़ों का कहना मानो नहीं तो पछताना पड़ेगा। तो यहां पर नहीं तो क्या है, इस पहले वाले वाक्य के बारे में क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है कि मानो कहना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप पछताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मुझे बुखार है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।
मुझे बुखार है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, जो पहला वाला वाक्य है उसका परिणाम बता रहा है कि बुखार है इसीलिए स्कूल नहीं जाऊंगा। अब इनको आप हटा के देखो, नहीं तो को। वाक्य समझ में आ रहा है? बड़ों का कहना मानो, बात समझ में आ रही है? बड़ों का कहना मानो, कोई हमको सलाह दे रहा है। पछताना पड़ेगा, ये भी वाक्य समझ में आ रहा है, पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट है मुझे बुखार है, ये वाक्य भी हमको समझ में आ रहा है, मुझे बुखार है। हम किसी को अगर कोई बात बोलते हैं कि मुझे बुखार है, तो सामने वाले को पता चलता है अच्छा हाँ बुखार है, तो उसको हमारी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई कि उसको बुखार है, भाई मुझे बुखार है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये वाली बात भी हमको समझ में आ रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो इसमें हमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बात इनकम्प्लीट है, बात पूरी समझ में नहीं आई, हमको समझ में आ रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे परिणाम बताने वाले, रिजल्ट बताने वाले। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से वाले? ऐसे वाले शब्द होंगे जो आपको क्या बता रहे होंगे, दो समान स्तर के वाक्य होंगे, दो समान स्तर की चीजें होंगी, उनके लिए यूज किए जा रहे होंगे। और अगर इन समुच्चय बोधक अवयव को अगर हम हटा दें तो हमारा वाक्य हमको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इंपॉर्टेंट व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कुछ 2-3 चीजें जो है वो और ऐड होंगी जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज क्या है, पहले परिभाषा समझो। उन परिभाषा में ही आपको कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जिनको आपको अच्छे से समझना है। क्या दे रखा है? व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य, एक नया शब्द आ गया हमारे पास, एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य या उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। तो यहां से हमें 2 चीजें समझ में आनी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपको काम आएगी। किन के लिए? अगर व्यधिकरण समुच्चय बोधक अगर आपको समझना है तो आपको उसके लिए 2 चीजें बहुत जरूरी समझनी होंगी, जिसको मैं आगे डिटेल में और भी अच्छे से समझाऊंगी जब हम वाक्य को करेंगे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये आया है और आपको यूज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आश्रित उपवाक्य क्या होता है, प्रधान उपवाक्य क्या होता है। तो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीजें समझते हैं उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, ये जरूरी है। बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। जैसे आपने बोला वह सोता है, वह सोता है। ठीक है, तो ये एक वाक्य है। हाँ है। क्या ये एक उपवाक्य है? हाँ, उपवाक्य भी है। तो उपवाक्य में क्या होगा? एक कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, जिसके द्वारा आप अपने वाक्य को बोल रहे होंगे, मतलब एक बात को बोल रहे होंगे और समझ में आ रही होगी कि हाँ ये कर्ता है, वाक्य है। बट अब क्या होता है, इसी उपवाक्य के 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है हमारा आश्रित उपवाक्य। ठीक है, प्रधान उपवाक्य, प्रधान मतलब मेन, इंपॉर्टेंट, मेन। ठीक है, मेन जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब एक वाक्य में आप अगर कोई बात बोल रहे हैं और वो बात आपको सही तरीके से समझ में आ रही है, तब तो वो हो जाता है हमारा प्रधान उपवाक्य, यानी मेन। दूसरा होता है आश्रित। आश्रित का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐसे वाक्य होते हैं हमारे आश्रित उपवाक्य। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यहां पे वाक्य में क्या है, 2 चीजें देखनी है आपको। कि पहली चीज आपको देखनी है कि जब ऐसा वाक्य है, अब आप इसमें देखो कि मुझे इस वाक्य में अगर मेरे को देखना है कि मेरा समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है, तो कौन सा दिख रहा है? तो दिख रहा है। हाँ, तो दिख रहा है, लेकिन यदि भी दिख रहा है। यदि और तो एक जोड़े के साथ आते हैं। यदि और तो, ये 2 वाक्य, 2 दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? वर्षा होती फसल अच्छी होती। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सा वाक्य किस पे आश्रित है, कौन सा प्रधान है, कौन सा क्या है। तो उसके लिए हम एक और सेंटेंस लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा, जैसे ही मम्मी मंदिर गई, जैसे ही मम्मी मंदिर गई पानी आ गया।
पानी आ गया। ठीक है, एक वाक्य तो ये लिख दिया, जैसे ही मम्मी मंदिर गई पानी आ गया। और दूसरा लिख देते हैं, राम ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो दो वाक्य हैं, एक है जैसे ही मम्मी मंदिर गई पानी आ गया। तो जो शब्द मैं आपको भी यूज कर रहे थे, हम जितने भी हमने समानाधिकरण वाले यूज किए थे, तो वो क्या हो रहे थे, हमेशा किसी वाक्य के बीच में आ रहे थे। लेकिन जो व्यधिकरण वाले जो अव्यय होते हैं वो वाक्य के आगे भी आ सकते हैं, वाक्य के मध्य में भी आ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आ सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे अगर शब्द पढ़ा, अगर आपने वाक्य पढ़ा तो क्या दे रखा है, जैसे ही मम्मी मंदिर गई पानी आ गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जैसे ही ये शब्द यूज किया गया है, तो क्या ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो दो वाक्यों को तो जोड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक वाक्य तो क्या लगेगा आपको, मेन लगेगा, मतलब जिसको आप इजीली समझ पाओगे। जैसे कि क्या दे रखा है, पानी आ गया। इस पानी आ गया को अगर आप सेंटेंस को बोलो, किसी के सामने बोलो पानी आ गया, तो सामने वाला बोलेगा अच्छा आ गया, वेरी गुड, समझ में आ गया सामने वाले को कि हम बोल रहे हैं पानी आ गया। लेकिन अगर हम जैसे ही ये वाला वाक्य बोलते हैं, जैसे ही मम्मी मंदिर गई, जैसे ही मम्मी मंदिर गई, तो सामने वाले को इंतजार होगा कि जैसे ही मम्मी मंदिर गई क्या आगे क्या हुआ, चोर आ गया, पानी आ गया, खाना खत्म हो गया, भूख लगी, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। सामने वाला अंदाजे लगाएगा, उसको पता नहीं चलेगा कि वाक्य में आगे क्या बोलना है, यानी उसको वाक्य पूरा समझ में नहीं आया। तो जहां पर ऐसे कंजंक्शंस यूज होते हैं या जहां पर ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय यूज होते हो जो वाक्य का पूरा पूरा अर्थ नहीं दे पा रहे हैं, वो वाले हमारे कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब आप देखो यहां पर कि अगर मैंने ये वाली लाइन बोली है तो क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये होते हैं हमारे आश्रित उपवाक्य। ठीक है, ये कौन से वाले हो गए, आश्रित है। किस पर आश्रित है, इस पानी आ गया इसके ऊपर। पानी आ गया, मैंने पूरी लाइन बोली, समझ में आ गई सामने वाले को, पानी आ गया, वो बोल देगा ओके, दैट मीन्स उसको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं जैसे ही मम्मी मंदिर गई, तो सामने वाले को आंसर अभी कंप्लीट, उसको बात जो है वो कंप्लीट नहीं लग रही है, उसको आगे और सुनना है कि मंदिर गई क्या, फिर आगे क्या क्या हुआ आगे। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं तो एक वाक्य में दो वाक्य होंगे, एक होगा हमारा प्रधान वाक्य, जिसको हमने यहाँ पे देखा कि क्या करता है, समुच्चय बोधक शब्द जो है वो एक प्रधान उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक क्या डाल देगा, आश्रित उपवाक्य डाल के वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। ठीक है, एक और वाक्य से देखेंगे फिर और क्लियर हो जाएगा हमको। राम ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब इसको देखो ठीक से, राम ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। अब इस वाक्य को बोल के देखो एक बार, राम ने कहा। ठीक है, राम ने कहा, ठीक है, राम ने कहा। अब यहां बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। अब इन दोनों वाक्यों में देखो आपको कौन सा किसके ऊपर डिपेंड लगता है, ये वाला डिपेंड लगता है इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि ये मेन वाक्य है, राम ने कहा। क्या कहा भाई राम ने ये कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। तो दो वाक्य होंगे जिसमें एक आश्रित होगा और एक प्रधान होगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यधिकरण। तो जहां पर आपको इस तरह के कंजंक्शन यूज होते हैं, इस तरह के शब्द यूज होते हैं, जो दो वाक्य होंगे और दो वाक्यों में एक वाक्य क्या होगा, एक वाक्य मेन वाक्य होगा, दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होगा, दूसरा वाक्य उसके ऊपर आश्रित होगा, वो हमारे कहलाते हैं कौन से, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। एक और अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, जस्ट देखो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि होती वर्षा अच्छी तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो वाक्य लिए हैं, दो इसमें यहाँ पे क्या यूज हो रहे हैं, व्यधिकरण वाले यूज हो रहे हैं। एक तो यूज हो रहा है तो, एक यूज हो रहा है यदि। अब क्या है, दोनों में से कौन सा वाक्य है, ये वाला, फसल अच्छी होती। कब अच्छी होती, यदि वर्षा अच्छी होती। तो मेन वाक्य कौन सा है, मेन वाक्य फसल अच्छी होती, और इसके साथ क्या दे रखा है, यदि वर्षा अच्छी होती। तो दो कंडीशन दे दी। तो पहला है वर्षा होती, अगर रेन होती तो क्या होता, रेन होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर रेन होती, ये हो गया हमारा मेन, और ये क्या है, उसके ऊपर डिपेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तुम पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम झूठ बोलते हो।
तुम पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम झूठ बोलते हो। अगर आप इस बात को बोल दो क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तो सामने वाला बोलेगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, किस लिए झूठ बोलता हूँ, कारण समझने, उसको नहीं समझ में आएगा कि किसके बारे में बात करें। क्योंकि तुम झूठ बोलते हो तो इसका कारण नहीं पता, क्या, कि तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तो ये वाक्य क्या हो गया, तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप ये वाली बात किसी को बोल दोगे तो उसको समझ में आ जाएगा तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। ये वाक्य आप पूरा पूरा बोल दो किसी के सामने, आपको समझ में आ जाएगा तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। बोलेगा ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ये बोल देते हो क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो ये बात कहाँ से आई। तो इसमें भी क्या हुआ, जो ये क्योंकि है, ये क्या है, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, ये हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जो दो वाक्यों में एक वाक्य हमारा प्रधान होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, आश्रित होगा, और उन दोनों को जोड़ने के लिए यूज करा होगा। समानाधिकरण वाले में क्या था, दोनों वाक्य मेन थे, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं था, बीच में से अब हमने निकाल दिया तो दोनों वाक्य हमको समझ में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे अगर एक वाक्य क्या है, दूसरे वाक्य के बिना क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसको भी क्या किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। पहला है आपका कारण बोधक, कारण बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है स्वरूप बोधक, तीसरा है संकेत बोधक, और चौथा है उद्देश्य बोधक। कारण में आपको कारण होगा क्योंकि ये हो गया, ठीक है। स्वरूप में आपको किसी का रूप बताया जाएगा, क्यों, फलस्वरूप, है ना, इस तरह से देखते हैं ना, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, तो ये क्या है, किसी के स्वरूप में यूज किया गया। संकेतक, संकेत जिसमें हम किसी चीज का संकेत दे रहे होंगे, किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे होंगे, वैसा होगा। उद्देश्य बोधक में हम किसी चीज का उद्देश्य बता रहे होंगे, किसी चीज के बारे में बता रहे होंगे कि ये काम जो है वो किस उद्देश्य से किया गया है, उसके लिए बात होती है। ठीक है, 1 बाय 1 सबको समझते जाते हैं। सबसे पहले कारण बोधक। कारण बोधक क्या होते हैं, जो अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्य में कारण का बोध कराएं, यानी उपवाक्य जो होता है उसमें कारण का बोध कराएं, उनको हम क्या बोलते हैं, कारण बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे दे रखा है, सीता स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, आप ये वाक्य बोलो, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, सीता स्कूल नहीं आ सकी। अगर आप सीता स्कूल नहीं आ सकी ये वाक्य बोल दो, सामने वाले को समझ में आ जाएगा सीता स्कूल नहीं आ सकी। अच्छा, ओके, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, तो आपको लगेगा कि क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, फिर आगे कुछ बोलेगा, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए वो नहीं आई, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, मतलब आपको बात कंप्लीट नहीं हो रही है, सामने वाले ने जो बोला है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। तो जब भी ऐसे शब्द जिसमें आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आए, वो वाले क्या कहलाते हैं, हमारे कारण बोधक अव्यय कहलाते हैं। और जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है, मीरा खाना नहीं बना सकती चूंकि वे बीमार है। यहां पर हम क्या बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं कि मीरा खाना नहीं बना सकती क्योंकि वो बीमार है। तो पहले वाला वाक्य जो है वो दूसरे वाले वाक्य के बारे में क्या बता रहा है, एक कारण बता रहा है। और यहां पर अगर आप ऐसे बोलते हो मीरा खाना नहीं बना सकती, मीरा खाना नहीं बना सकती, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, चूंकि वे बीमार है, तो आपको लगेगा कि चूंकि वे बीमार है तो उसके आगे वो कारण बताएगा कि भाई क्यों बीमार है, क्या है, क्यों, कौन सी बीमारी है, कुछ भी बता सकते हैं। तो यहां से सेंटेंस पूरा क्लियर नहीं हो रहा, तो इसीलिए ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा आश्रित, और ये हमारा क्या है, प्रधान। ऐसे ही चूंकि वे बीमार है, ये हमारा क्या हो गया, आश्रित, और ये क्या है, हमारा प्रधान। तो हमने इतने सारे उदाहरण देख लिए, तो हमको एक चीज तो क्लियर समझ में आ गई होगी कि जिसके साथ भी जो शब्द यूज हो रहा है, जो हमारा समुच्चय बोधक अवयव जो यूज हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। चाहे वो किसी के साथ, अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो ये पूरा का पूरा आप कैसे लोगे, एक आश्रित उपवाक्य में। ये पूरा क्या है, हमारा एक आश्रित उपवाक्य। तो जहां पर भी ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो हमारे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो हैं, ये जिस भी वाक्य के साथ जुड़ते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, आश्रित उपवाक्य। ये क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन के बिना इनकम्प्लीट है। अब आप बोलेंगे मैम ये क्योंकि तो शायद पहले भी यूज हुआ था, जो हमने आगे पहले जो समानाधिकरण वाले जो हैं उनमें देखा था हमने।
ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों के बीच में बता रहे हैं कि पहला वाक्य जो दूसरे वाक्य से क्या है, उन दोनों के ऊपर आश्रित है। अगर ये वाक्य पूरा पूरा लिख दे तो ये समझ में आ रहा है, अगर ये वाक्य लिख दोगे तो उस वाक्य के लिए कोई चाहिए होगा, तो ये चाहिए तो इसका मतलब क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड है, ये लिखा हुआ है तभी इस बात का मतलब है। अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा इससे तो फिर हम बहुत सारी अलग अलग बातें लगा के लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आश्रित है, किसी पे डिपेंड है। इसी को आप इंग्लिश में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हो, जिसको आप मेन क्लॉज बोलते हो। जो मेन होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कारण के बाद स्वरूप। स्वरूप क्या होता है, जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं, मतलब उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, स्पष्टीकरण उसका स्पष्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वरूप बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अर्थात, यानी, मानो, ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पहले वाले जो वाक्य होते हैं, उदाहरण देखो, जैसे क्या दे रखा है, उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई, ठीक है, मानो अभी बोल पड़ेगी, मानो अभी बोल पड़ेगी। अब मानो अभी बोल पड़ेगी, ये वाक्य बोलो आप, मानो अभी बोल पड़ेगी, क्या बोल पड़ेगी, कौन बोल पड़ेगी, समझ में नहीं आया ना, मानो अभी बोल पड़ेगी, कौन बोल पड़ेगी, क्या बोल पड़ेगी, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा। जहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आने लग गया, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर बात कंप्लीट नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे डाउट हो ना, खुद से वो लाइन बोलो और लाइन बोल के देखो, मुझे समझ में आ गया ये बात, लाइन क्या बोलने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आया, दैट मीन्स ये क्या है, आश्रित है, ये किसी न किसी पर डिपेंड है, मतलब ये पूरा वाक्य नहीं है, इसको किसी के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। और वो कंप्लीट कौन करेगा, ये कर रहा है कि उसने इतनी सुंदर तस्वीर बनाई मानो अभी बोल पड़ेगी। तो ये मानो क्या है, ये हमको स्वरूप बता रहा है, यानी ये हमको स्पष्टीकरण कर रहा है किसके बारे में, तस्वीर के बारे में, कि तस्वीर ऐसी बनाई है कि जैसे अभी बोल पड़ेगी, मतलब तस्वीर इतनी अच्छी बना दी उसने, बहुत ही बढ़िया बनाई है। वह इस तरह डर रहा है मानो उसने ही गलती की हो, इस तरह डर रहा है मानो उसी ने गलती की हो। तो मानो उसने ही गलती की हो, मानो उसने ही गलती की हो, कौन सी गलती की हो, क्या किया हो, गलती कौन सी, तो वह इस तरह डर रहा है, किस तरह डर रहा है, मानो उसी ने गलती की है। तो यहां पर वाक्य क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें क्या करते हैं, पहला वाक्य दूसरे वाक्य का क्या बता रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, उसके बारे में डिटेल में बता रहा है कि डर रहा है, क्यों, जिस मानो कि उसने ही गलती की हो इसलिए डर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्वरूप के बाद आता है संकेत बोधक। संकेत मतलब किसी चीज का साइन दे रहे होगा, किस तरह का, शर्त या संकेत प्रकट करने वाले अव्यय क्या कहलाते हैं, संकेत बोधक कहलाते हैं। कौन से होंगे, यदि तुम ये करते तो ये होता, ऐसे करते तो ये होता। तो जहां पर यदि, तो, यद्यपि, तथापि ऐसे शब्द होते हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, संकेतक कहलाते हैं। यदि वह मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मैं उसकी मदद करता। यदि वह मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, वह मुझे कहता, यहां पर क्या है, ये बात हो रही है कि वह मुझे कहता, तो मतलब ये क्या बोल रहे हो, ये आप किसी वाक्य के बारे में कह रहे हो कि वो मुझे कहता, तो ये वाक्य समझ में आ रहा है, वह मुझे कहता, ठीक है, तो बात समझ आ रही। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो यूज हो रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो उसमें परिभाषा में मैंने देखा था व्यधिकरण में एक से ज्यादा भी यूज हो सकते हैं। तो पहला यूज किया यदि और तो, ये दोनों यूज करके हमने क्या बना दिया, मैं उसकी मदद करता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपको पहचानना है कि कौन सा आश्रित है कौन सा प्रधान है। तो कैसे करोगे, आप बोल के देखो, तो मैं उसकी मदद करता, यदि वह मुझे कहता, यदि वह मुझे कहता, यदि वो मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, तो मैं उसकी मदद करता। अब यहाँ पे दोनों वाक्य हमको सही लग रहे हैं, दोनों वाक्य समझ में आ रहे हैं कि हाँ उसके बारे में बात हो रही है कि यदि वो मुझे कहता तो मैं उसकी मदद करता, दोनों ठीक ठीक लग रहे हैं। लेकिन अब आप खुद से फिर से क्वेश्चन करके देखो, तो मैं उसकी मदद करता, तो मैं उसकी मदद करता, किसकी मदद करता, कब मदद करता, जब वो मुझे कहता तभी करता। तो यहां से ये हमारा प्रधान है और ये हमारा क्या है, आश्रित वाक्य है। नेक्स्ट है, यद्यपि उसने परिश्रम किया
तथापि सफलता प्राप्त न कर सका। ठीक है, कि उसने परिश्रम तो किया लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाया, वो पास नहीं हो पाया। तो यहाँ पे दो वाक्यों के बीच में यूज हो रहा है, एक यूज हो रहा है यद्यपि, एक यूज हो रहा है तथापि, और ये क्या कर रहे हैं, परिश्रम किया सफलता प्राप्त न कर सका। तो ये पहले वाक्य के बारे में क्या बोल रहा है, संकेत दे रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो गया, ये नहीं करता तो ये हो जाता, वो मुझे कहता तो मैं जरूर जाता, ऐसे बोलते ना, अगर मैं मुझे बुलाता तो मैं जरूर जाता। तो ये क्या है, वह मुझे बुलाता, ये एक वाक्य समझ में आ रहा है, वह मुझे बुलाता, अगर वह मुझे बुलाता तो मैं जरूर जाता। तो ये अगर लग के वो क्या बना दिया है, उसने उन दो वाक्यों को आश्रित बना दिया है। अगर आगे लग चुका है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम इंग्लिश में यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, तब हम इफ को यूज करके बनाते हैं, ऐसे ही हम हिंदी में भी यूज करते हैं और इन तरह से वाक्य को बनाते हैं। अभी आप वाक्य के प्रकार देखोगे, वहां पे आपको और डिटेल में क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है, मेन आपको सिर्फ ये समझना है कि जो ये यूज होते हैं शब्द, ये होते हैं हमारे समुच्चय बोधक अव्यय, जो दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण वाले में समान स्तर के होंगे और व्यधिकरण वाले में क्या होते हैं, दो वाक्य होंगे, एक आश्रित होगा, एक हमारा प्रधान वाक्य होगा, और उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, अभी आप वाक्य देखोगे, वाक्य के प्रकार देखोगे, वाक्य अलग अलग तरीके से होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, तब आपको और क्लियर होगा कि किस किस तरह के डिफरेंट प्रकार के वाक्य होते हैं और उनको हम किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा एक और है, वो है हमारा उद्देश्य बोधक। उद्देश्य क्या होंगे, शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध चलता है, बोध होगा कि भाई जिसमें आपको काम क्यों किया गया है उसके बारे में आपको उद्देश्य पता होगा, एम होगा कि काम क्या हुआ है, उसका एम जब पता होगा उसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे ताकि, जिससे कि, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे बूढ़ा लाठी लेकर चला था ताकि गिर ना पड़े, बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था, सॉरी मैंने गलत रीड कर दिया, बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था, बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था, हमको समझ में आ रहा है, ताकि गिर ना पड़े, ताकि गिर ना पड़े। अगर ऐसा बोलते ताकि गिर ना पड़े, आपको लगेगा ना कि ये वाक्य तो पूरा नहीं है। ताकि गिर ना पड़े, कहाँ ना गिर ना पड़े, किधर ना गिर ना पड़े, कौन ना गिर ना पड़े, किसके बारे में बात हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है इसके ऊपर आश्रित। तो बूढ़ा लाठी लेकर चल रहा था ताकि गिर ना पड़े। नेक्स्ट है, उसने डॉक्टर से दवा ली जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए, उसने डॉक्टर से दवा ली, ये वाक्य पूरा पूरा समझ में आ रहा है। उसने डॉक्टर से दवा ली जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए, जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए, किससे जल्दी ठीक हो जाए, डॉक्टर की दवाई से। तो ये वाला वाक्य क्या है, आश्रित, और ये इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड है, और ये क्या हो गया हमारा प्रधान उपवाक्य। अब ये आश्रित है, तो जब आश्रित है तो इसके अंदर जो यूज होने वाला शब्द है वो क्या है, वो है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ये भी क्या है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो जो वाक्यों में डिपेंड हो रहे होंगे किसी के ऊपर, तो वो वाले हमारे जो अव्यय होंगे वो सारे होंगे हमारे व्यधिकरण, और जो समान स्तर के होंगे, बिल्कुल हमको करेक्ट दोनों का मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड वाला नहीं लग रहा होगा, वो होते हैं हमारे कौन से वाले, वो होते हैं हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्लियर। तो आज हमने अव्यय को समझा, जिसमें क्या होते हैं, दो होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पूरी क्लास में से अगर हम समराइज करें, तो समराइज करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी अव्यय के बारे में बात करेंगे, अव्यय क्या होंगे, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे होंगे। वाक्य दो प्रकार के मिलेंगे आपको। एक वाक्य तो ऐसा मिलेगा जिसमें दोनों समान समान अर्थ में होंगे और कुछ उसमें बीच में शब्द जुड़ा हुआ होगा, और अगर उस शब्द को आप हटा दो तो आपको दोनों बातें सही सही समझ में आ रही हैं। लेकिन अगर आप ऐसे वाक्य अगर लेते हो जिसमें आपका जो ये समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो अगर यूज हो रहा है और यूज होके आपकी बात को इनकम्प्लीट कर रहा है, ताकि गिर ना पड़े ऐसा बोल रहा है, तो वो क्या होता है, वो कुछ बात को क्या बता रहा है, इनकम्प्लीट बता रहा है कि बात जो है वो इनकम्प्लीट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरी पूरी बात नहीं है, वो किसी न किसी पे आश्रित है। तो ये वाले हमारे अव्यय कौन से होंगे, व्यधिकरण अव्यय होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो हमारे अविकारी शब्द हैं, बाकी हमारे दो अविकारी शब्द रह गए हैं, उनको हम समझेंगे, और उसके बाद ये जो हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस के जो भाग होते हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। देन हम बढ़ेंगे हमारे वर्ण के ऊपर कि वर्ण किस किस तरह के होते हैं, आपका वर्ण का उच्चारण जो है वो कहाँ से किस तरह से यूज होता है, उसके बाद शब्द की रचना कैसे करते हैं, शब्द विच्छेद कैसे करते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें करने के बाद हम संधि पर आएंगे, क्योंकि पहले आप ये जो बेसिक हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे,
देन हम संधि पर आएंगे। तो संधि के लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है, कौन से स्वर होते हैं, कौन से हमारे टोटल वर्ण होते हैं, किस तरह से हम किनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।